नाज़रीन, आज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन दुनिया बोल है, रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ सहरिश ज़ुहैब बिल्कुल। आज माशाल्लाह से 15वां रोज़ा हो गया है और आज का दिन बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज यौम विलादत नवासा रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और आज बावक्त ज़ोहर आगोश फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में आप तशरीफ़ लाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हसन रखा, आपको हुजूर ने अपना बेटा करार दिया और कहते हैं काफ़ी शबीह थी इनकी। बिल्कुल, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम इंतहाई मोहब्बत करने वाले थे। जब तक ज़िंदा रहे नाज़रीन, मदीना में मुसाफिरों के लिए और मस्कीनों के लिए दस्तरखान आबाद रखा। आपके बाद आज 1400 साल बाद भी आपके सुन्नत के ऐन मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इमाम हसन के नाम से दस्तरखान आबाद रहते हैं। हदीस रसूल है कि हसन मुझसे मुशाबे है, जिसने हसन व हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बिल्कुल। और मुदस्सिर, आपको पता है इनको इमाम सब्ज़ कबा भी कहा जाता था और इनको एक पीस की जिसे कहते हैं ना कि सुलह के हवाले से भी आपको पता है इनके हवाले से बात होती है कि इनका शेवा था अमन की बात करना। और खैर ये तो सारे इमामों का शेवा था, लेकिन जहाँ पर हक बात होती थी उस पर डट जाते थे और बातिल के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे, ये इनका शेवा था। लेकिन जहाँ पर हसन की बात आए वहीं पर मुंह से हुसैन भी निकल जाता है। हसन और हुसैन तो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो आज का दिन इस मुनासिबत से खास है कि वो हस्तियाँ जिनकी सवारी कौन थी। बिल्कुल। और ये दिन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशे रसूल के सवार हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन। और आज का दिन इसलिए होता है कि जब हम याद करते हैं नवासा रसूल के, जैसे कि आज का दिन है, तो उसका मकसद ये होता है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत के पहलुओं को देखा जाए, पढ़ा जाए और उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। तो आगे बढ़ेंगे। आज कुछ खबरें बड़ी अहम हैं और वो दुनिया बोल है का हिस्सा बनाएंगे। और वो खबर ये है जनाब कि एडिसन कॉलेज लाहौर के कल से सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं, जिसके प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन समेत मैनेजमेंट कमेटी से सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी हो गए। आखिर इस इस्तीफ़े की वजूहात क्या बनी, इस पर भी बात करेंगे और एडिसन कॉलेज के तर्जुमान का मौक़िफ़ भी जानेंगे। मगर इस इस्तीफ़े के पीछे अब सियासत भी हो रही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर सियासी शख्सियात और सारिफीन अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ये मामला कुछ अब संगीन होता दिखाई दे रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन से इस्तीफ़ा वापसी लेने की दरख्वास्त करते हुए मामले को खुश उसलूबी से हल करने पर जोर दिया है। और जनाब एडिसन कॉलेज के इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े खूब चर्चे हो रहे हैं और इस वक्त शाहवेज़ अब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे वो इस वक्त अकूबा जो उनकी एलुमनाई एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आज उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज भी किया है प्रिंसिपल के इस्तीफ़े और जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में प्रिंसिपल के इस्तीफ़े के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया शाहवेज़ साहब आपके वक्त का। ये मामला बेसिकली क्या है और आप लोगों का जो एहतजाज था वो प्रिंसिपल साहब के हक़ में था, मामला हुआ क्या और अब ये किस नहज पर मामला जो हैं वो पहुँचे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जी। मामला बड़ा सिंपल सा है कि एक कॉलेज है जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है जिसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है और वो कॉलेज पिछले 130 बरस से ज़्यादा से कवानीन के हिसाब से चल रहा है। अगर आज हम किसी सिविल अदारा फौज के से हट के किसी सिविल अदारे का ये कह सकें कि वहां पर भर्ती मेरिट पर होती है तो वो शायद सिर्फ एचएसएन कॉलेज ही है। सही। लेकिन जब जब एचएसएन कॉलेज के सिस्टम को जो पॉलिटिकल लोगों ने डीरेल करने की कोशिश की और इस तरह, तो उसका ज़ाहिर है हमेशा जो है कॉलेज की तरफ से उस पे एहतजाज भी हुआ और सिमिलरली एक सिचुएशन पैदा हुई है कि जिस पे गवर्नर साहब ने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हुए अकेले एक फैसला ले लिया जिसमें उन्होंने एक वफाकी वजीर के बच्चों की जो फीस है उसको भी वेव ऑफ करने का हुक्म दिया और साथ में कहा कि इनकी सीट भी आप होल्ड करेंगे। ये मामला कोई 1 साल से तकरीबन चल रहा था और इस 1 साल से माइकल थॉम्सन साहब ने भरपूर कोशिश की कि गवर्नर साहब को कन्विंस किया जाए और जो पॉलिटिकल प्रेशर उन पर बिल्ट हो रहा था उसका उन्होंने भरपूर तरह से मुकाबला किया। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम होता है, जैसे ही हुकूमत बदली और मुस्लिम लीग नून जो है वो ताकत में आई तो वो ज़ाहिर गवर्नर साहब की भी ताकत बढ़ गई और इस तरह से इस मामले को इस दफा इन्होंने कहा कि जी अब हम प्रिंसिपल साहब की नहीं चलने देंगे और गवर्नर साहब ने एक नाजायज ऑर्डर पास कर दिया जिस पे प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दे दिया और अब जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, ओल्ड बॉयज हैं, पेरेंट्स हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि प्रिंसिपल साहब को बहाल किया जाए।
अभी कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि जी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो कोई ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जिसके नहीं तहत जी, वो। ऐसा कोई गवर्नर के पास नहीं है। बेसिकली गवर्नर यहाँ पे चांसलर नहीं है, गवर्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। सही। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मैं खुद एक बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ। आपके पास, आप चीजों को तब डिसाइड कर सकते हैं जब आपके पास बोर्ड की मेजोरिटी हो। तो सही। ये जो डिसीजन गवर्नर साहब का है, ये बोर्ड की मेजोरिटी से हरगिज नहीं आया। ये उन्होंने खुद गवर्नर हाउस में बैठ के एक ऑर्डर जारी कर दिए। तो ये इसमें इरेगुलरिटी भी है, इलीगैलिटी भी है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो शावेज़ नदीम ये होती है कि यहाँ एचसन कॉलेज में ये कहा जाता है कि इस तरह से फ़ीस मुआफ़ी के मामलात मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ बच्चों के होते रहते हैं। तो यहाँ ये इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं थी कि अगर किसी का मुआफ़ी हो रही है तो क्या ये हट के था, मेरिट पर नहीं हो रहे थे, यानी अफोर्ड कर रहे थे तो उनका कर दिया गया? ये इसमें मामले में क्या? नहीं होता। मैं जाती तौर पे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं कि जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, जैसा हमारी एक एंकर पर्सन है महर बुखारी साहिबा जी। पाकिस्तान की, उन्होंने भी कल परसों अपना जिक्र सुनाया कि उनके भतीजे भी बड़े मुश्किल हालात में, उनकी वालदा बीमार थी तो उनको शहर बदर होना पड़ा, तो उनको फीस अदा करते रहना पड़ी। छुट्टी तो उनको मिल गई, क्योंकि देखें जी, एक स्लॉट है, उस स्लॉट को जब आप होल्ड करते हैं तो यू पे फॉर इट। वो स्लॉट क्योंकि किसी और बच्चे को तो फिर नहीं दिया जा सकता। सही। और दूसरी जो इस वक्त मुद्दा है वो ये है कि एक कानून जो कि आपके लिए और मेरे लिए है, तो सही। वफाकी वजीर के बच्चों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त जंग सारी जो है वो कानून की बालादस्ती की है। और ये अच्छा। जो आपने बात की कि जी गवर्नर साहब की सवाबदीद है, गवर्नर साहब की बिल्कुल सवाबदीद नहीं है। वो इस अच्छा, तरह एक का चीज फैसला और नहीं ले है सकते शावेज, ठीक बगैर है, बोर्ड के इजाजत। आप कह रहे हैं गवर्नर साहब की स्वाबदीद नहीं है, ठीक है, जाहिर है आप लोग अंदर बैठे हैं, कॉलेज के जो रूल्स हैं वो उससे बेहतर आप लोग वाकिफ होंगे। मुझे ये बताइएगा कि अभी सारी सिचुएशन में जो ऑडिट की बातें हो रही हैं प्रिंसिपल की सैलरी के हवाले से कि 40 लाख रुपया माहाना मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, इसका ऑडिट होगा। फिर वो 100 से ज़ायद छुट्टियां एक साल में कर रहे थे, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, 100 छुट्टियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं एक साल में। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मैटर क्या है, ये कोई वजह बनाई जा रही है या फिर वाकई ये मतलब रूल्स के खिलाफ कुछ हो रहा था? देखिए, मैं कोई सियासी बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपने सवाल ऐसा किया है। मसला ये है कि इस वक्त की जो हुकूमत है, इसने 2014-15 में हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर आगा गजनफर, जी। उनको भी इन्होंने प्रेशराइज किया था कि स्पीकर सरदार या सादिक के पोते को आप नाजायज दाखिला दें, और उसके ऊपर भी बड़ा एक फसाद पैदा हुआ था। अब फिर इन्होंने ये इस तरह का मुतालबा किया, और अब उसको ये मिलाइन करने के लिए, उस सारी चीजों को, प्रिंसिपल की शख्सियत को मिलाइन करने के लिए इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं। अगर मेरे शहर लाहौर में एक मॉर्निंग शो की होस्ट 70 से 80 लाख रुपए तनख्वाह ले सकती है महीने की, तो एक ऐसा स्कॉलर जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपना सब घर बार छोड़कर यहाँ पर आकर तनख्वाह 40 लाख क्यों नहीं ले सकता? और ये 40 लाख तनख्वाह नहीं है, ये $14,000 तनख्वाह है। और जाहिर है, जब आप बाहर से किसी को हायर करते हैं तो उसके साथ डॉलर्स में आपको डील करना पड़ता है। और हमारे यहाँ से कोई फ्रेश डॉक्टर भी जाए तो 7-8 हजार तो वो बाहर जाके कमाता है। तो जाहिर है, जब आप इस लेवल के एक बंदे को लेकर आएंगे तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा, वो कोई अपनी मर्जी से तनख्वाह नहीं ले रहे थे, ये अपनी मर्जी से उनकी छुट्टियां नहीं थी, ये सारा कुछ बोर्ड के अप्रूवल के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। तो तो अभी ये जो आप उनका लोगों ने कसूर तो नहीं है। अगर आप अभी जो आप लोगों गलती ने उसमें है भी तो बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट को सही। रिव्यू कर सही। सकते हैं। मगर ये इनको समझना चाहिए कि माइकल थॉमसन एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, उनके खिलाफ इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम कमीशन बैठाएंगे और इंक्वायरी करेंगे, माइकल थॉमसन की कोई करप्शन नहीं निकलनी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं शावेद आपसे जानना चाहूँगा। अब एचसन कॉलेज का एक बड़ा स्टैंडर्ड है, वहाँ पे पढ़ने वालों का एक पूरी एक लेगेसी है, एक रिवायात है। अब इस सारे अमल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो एचसन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एक उसकी पॉजिटिविटी बयान करने वाले वो आप लोग हैं, एक नेगेटिविटी, जनाब ये तो कॉलोनियलिज्म की पूरी एक याददाश्त है, यहाँ पे तो वैसे ही लीड पढ़ने वाले लोग हैं, आम लोगों का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये डिस्कस पैरेलल होना शुरू हो गया एचसन के हवाले से। हालांकि एचसन का आपको मालूम है कि वो बिल्कुल अलग से एक माहौल है। तो ये अब जो डिस्कस होना है, इसके क्या असरात इस इदारे पर होंगे? बेसित एलुमनाई आप क्या सोचते हैं? नहीं जी, कोई असरात नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले दौर में तारीखी तौर पर महाराजा पटियाला भी एचएसएन से पढ़े, नवाब भावलपुर भी पढ़े, नवाब अकबर बुख्ती भी पढ़े, सरदार फारूक खान लगारी भी पढ़े। लेकिन अब वक्त के साथ जिस तरह दुनिया बदल रही है, जमहूरी रवायात के साथ साथ हर तरफ जो है इक्वल राइट्स की जब बात हुई,
तो एचएसएन कॉलेज ने भी अपने आप को वक्त के साथ बदला है और मैं उसकी मिसाल आपके सामने बैठा हूँ। मेरे ना वालिद एचएसएन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ना मेरे दादा एचएसएन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे दोनों जो ग्रैंड पेरेंट्स थे देवर आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर्स, और उसके बाद एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। और मैं भी एचएसएन कॉलेज में गया और बड़ी मुश्किल से हम फीस देते थे अच्छा अगरचे, लेकिन मैंने शावेज, वहां से भरपूर तरह से सही तालीम अभी हासिल की, और अब अब तो बल्कि ज्यादा तादाद हो गई आम लोगों की। अच्छा। मेरे वक्त में मुझे याद है कि हमारे, हाँ, 2002 में मेरा दाखिला हुआ था, 2014 तक मैं वहां था, कि मखजीज होते थे, रईसानीज होते थे। तो अब तो उनकी तादाद बल्कि कम हो गई है और आम लोगों की तादाद ज्यादा हो गई चलिए, है, बड़ी आम अच्छी मिडिल बात है क्लास अगर की, ऐसा है कि क्योंकि आम वहां लोगों पे की एक मेरिट तादाद बेस्ड ज्यादा हो सिस्टम गई है। सही। शावेज, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि अता तारड़ ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अपने इस्तीफे की दरखास्त को वापस लें और बैठ के कुछ उसलूबी के साथ इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आप लोगों का एज अ कमेटी क्या मुतालबा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, या फिर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं अता तारड़ की इस रिक्वेस्ट को? जी, ये दो सवाल है आपके, मैं इसका बारी बारी जवाब देता हूँ। जहां तक अतात तारड़ साहब की आपने बात की, वहां पर अफसोस के साथ कहना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ये कुछ दिमाग से फारुकुल बाल मालूम होती है। अतात तारड़ साहब तो बड़ी अच्छी रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, मगर उज़मा बुखारी साहिबा ने आज स्टेटमेंट दी है कि जी माइकल थॉमसन जो है वो लियाकत चट्टा है, जिस पर मैंने उनको जवाब भी दिया कि माइकल थॉमसन और लियाकत चट्टा में उतना ही फर्क है जितना मरियम नवाज और बेनजीर भुट्टो में है। तो इस तरह की बातें ना करें आप। एक कॉलेज का निजी मामला है जिसको निजी ही रहना चाहिए और कानून के मुताबिक उसकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से चलने दें। सही। मगर मुस्लिम लीग नून की आधी जमात जो है उसको पोलिटिसाइज करने पे लगी हुई है, और एक बीच में तारड़ साहब ऑफ द पार्ट अपने पार्टी से हटके एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इनको पहले तो बैठ के क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या ये रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, सही। क्या ये मामला जो है वो इस शाबेज कॉलेज को। रिकंसिलिएशन में ही जाना चाहिए, और जो एक इदारा चल रहा है उनके प्रिंसिपल हैं। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरह से बढ़ते हैं। आपका अपना तरफ एक मौक़िफ़ है, वहाँ हुकूमत जो है इस वक्त गवर्नर साहब के साथ मिलकर वो कुछ और मौक़िफ़ अपनाए हुए है। बहुत शुक्रिया शावेज नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। कॉलेज के इस आम इशू के हवाले से हम बात कर दें। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और इसके वाज़ेह असरात हमें पंजाब में गुज़श्ता साल स्मोक की शक्ल में दिखाई भी दिए हैं, जब फ़ज़ा इस हद तक आलूदा हो गई कि हुकूमत पंजाब को मसनूई बारिश करना पड़ गई, और फ़ज़ा के इस हद तक आलूदा होने की बड़ी वजह दरख्तों की कटाई है। बिल्कुल। अब पंजाब सिर्फ 8 साल के ट्री कवर के दौरान में 72% कमी वाक़ई हुई। इन हालात में एक खातून ने सूरत हाल संभालने का बीड़ा उठाया है। अम्बरीन सिप्रा, जो ख़ुद कैंसर से लड़ रही और नहीं चाहती जो दर्द उन्हें सहना पड़ा किसी और को वक्त भी देखना पड़े, इसलिए उन्होंने सिनर्जी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद है मेवाकी फॉरेस्ट, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ में लगाए जाते हैं और बड़े माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनकी काश्त के हवाले से। और अम्बरीन सिप्रा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं सिनर्जी इंक के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा एक ज़बरदस्त काम है, बल्कि हम तो कहेंगे कि जिहाद है जो सब पर फ़र्ज़ है। इस वक्त जो क्लाइमेट के इशू हैं उस पर आप काम कर रही हैं। अम्बरीन साहबा, आप ख़ुद फॉरेस्ट के लिए काम करती हैं। नाज़रीन को बताया कि लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको ये जो मेवाकी के जंगलात लगाए जा रहे थे पिछले चंद साल में, इससे क्या वाकई कम किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया यहाँ आ जाके इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मियावाकी फॉरेस्ट वाकई ही एक सबसे सस्ता और चीपेस्ट इकोसिस्टम रिवाइवल का तरीका है। अच्छा। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर आप ज़मीन को पहले तैयार करते हैं और उसके अंदर एक दरख्तों का सिमत लगाते हैं, जिसमें एक दरख्त, एक प्लांट और एक श्रब होता है, एक सीक्वेंस के साथ लगते हैं। जब आप उनको लगाना शुरू करते हैं तो जो एक आम जंगल 15 से 20 साल में डेवलप होता है, इस टेक्निक वो 1.5 से 2 साल के अंदर इतना बड़ा और घना हो जाता है कि उसकी डेंसिटी जो है वो कार्बन सिंक्स और ऑक्सीजन जनरेशन पे काम करती है। तो हम इसको इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि एक ये सबसे सस्ता तरीका है, और हमने अहद किया है कि स्मोक को ख़त्म करने के लिए हम एज ए कंपनी इस मिशन के ऊपर इस साल के एंड तक कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 लाख पौधों का जंगल की डिफरेंट जगहों पर बुनियादें रख सकेंगे। क्योंकि मुझे खुद सांस नहीं आता, सिंस मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो मुझे लगा कि सबसे बेहतरीन हल ये है कि इसको हम एक मिशन बना लें, बजाय हम कोई और काम करें, कि बच्चे जो हमारे अगली जनरेशन्स के फ्यूचर हैं
उनके लिए हम सही। इस माहौलियात के काम को बेहतर कर सकें। अमरीन, और जहाँ जहाँ हमने पहले ये लगाए हैं जंगलात, वो अब बहुत बेहतर फिजा को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। कार्बन सिंक्स होंगी जो हमारी हवा के अंदर चीज़ें आ रही हैं, ये दरख्त ही उसको उसका एक संबल बन पाएंगे। सही। अमरीन, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। आप जाहिर है एक बीमारी से भी लड़ रही हैं और उसके बावजूद आप माशाल्लाह इतनी बाहिम्मत हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा अपने बारे में, आपको कब ख्याल आया? जाहिर है कुछ लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, और इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट इस बारे में तो वो उस तरह सोचते भी नहीं है। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, वो हमसे शेयर कीजिए। जी प्लीज़। मुझे जब ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था कुछ साल पहले, तो बाकी तो जो कीमो के साथ मसले थे वो बिल्कुल हैंडलेबल थे, लेकिन कुछ अरसा नहीं 3 साल मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, और मुझे सपोर्ट थी सिर्फ कि मेरे लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया और हवा और सांस का मुझे मसला है। जब मैं खुद ये दर्द फील करती थी तो मैंने अल्लाह से एक दुआ की थी कि गिव मी सम टाइम कि मैं कुछ डिलीवरेबल बेहतर कर सकूं लोगों के लिए। तो हमने 2021 से फिर इसको एक मिशन बनाया और आज हम इसको लेके चल रहे हैं। हम इस वक्त गुजरांवाला, लाहौर के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इलाकों में और मुल्तान में काफ़ी जगहों पे हम इसको कर चुके हैं, और हम इरादा रखते हैं कि कराची और दीगर शहरों के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाया जाए। बिकॉज मेरी एक ही सोच है, मेरा एक ही मिशन है कि अगली जनरेशन को इन मसलों का प्रॉब्लम ना पड़े कि लंग्स, जैसे कोरोना ने लंग्स में मुसीबत डाली या किसी किस्म का किया। मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ ये थी कि अगर खुद को मुझे कोई तकलीफ है तो किसी दूसरे को इस तकलीफ से ना गुजारना पड़े, जिसके लिए एक बेस्ट सिस्टम मेरी समझ में यही आया था कि आप अर्बन फॉरेस्टिंग और मियावाकीज़ को एक्सपैंड करते जाएं और दरख्तों के थ्रू आप हवा और ऑक्सीजन का एक जरिया बनाएं। सही। अच्छा, मेवाकी के हवाले से आपने जैसे बताया कि वो बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन 10 लाख के करीब आप बता रहे हैं कि हमने दरख्त भी लगा लिए हैं, लेकिन इसका सर्वाइवल कितना है? क्योंकि अमूमी तौर पर शहरों में भी लगने वाले या देहात पे भी लगने वाले जंगलात का सर्वाइवल कहते हैं कि वो बड़ा कम होता है। छोटे पौधे होते हैं या तो जानवर खा जाते हैं या मौसम की नज़र हो जाता है। तो इसका किस तरह से है सर्वाइवल के 10 लाख अगर लग रहे हैं तो 1 लाख भी अगर सर्वाइव कर गए तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं जी, सर्वाइव कर चुके हैं। हमारे रेशियो में कि 2-2.5 लाख दरख्त हैं जो पिछले 2 साल में सर्वाइव कर चुके हैं। और अभी भी ये जो हमने लाहौर में डेवलप किया, इसमें 6000 पौधे। इसमें पहले तो इसकी ज़मीन का एक तरीक़ेकार होता है डेवलपमेंट का, उसके अंदर पूरी वो सॉइल के सिस्टम डेवलप होता है जिसके साथ दरख्तों ने ग्रोथ न्यूट्रिएंट लेनी होती है। फिर हमारे बंदे उसकी देखभाल करते हैं खुद से, कम से कम 6 महीने साल, जब तक वो जड़ पकड़ के उस लेवल पे ना आ जाए कि हम तसल्ली से घर बैठे कि हाँ जी दरख्त। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरते नहीं हम जहाँ दरख्त लगाते हैं, बहुत कम रेशियो है इस किस्म का, ज़्यादा नहीं है। और जब वो अपनी जड़ पकड़ लेते हैं, हम छोटे भी नहीं लगाते। हमने स्टार्ट में पहले प्रोजेक्ट में कोई 1-1.5 फुट के दरख्त लगाए थे, लेकिन उसके बाद जब हमने अगले प्रोजेक्ट शुरू किए तो हमने 5 फुट मैक्सिमम हाइट शुरू की कि जब हम इस प्रोजेक्ट को करें तो हमारे दरख्तों की हाइट इतनी होनी चाहिए। अच्छा। वो आपको पता है मियावाकी रैपिड स्कीम ग्रोथ है, तो वो 6 महीने में 7-8-10 फुट पे चला जाता है। तो उसकी अपनी जड़ जो है वो मजबूत हो जाती है कि वो उसको पकड़ के ग्रोथ की तरफ ले जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रैपिड ग्रोथ बिकॉज द मल्चिंग दैट वी डू इन इट हैज़ टू रेज दोज ट्रीज अकॉर्डिंगली, अगर हम न्यूट्रिएंट पूरी करेंगे उसकी। सो वो 6 महीने जब हमारे बंदे उसको करते रहते हैं, फिर हम उसके बाद किसी एक की ड्यूटी लगा देते हैं कि तुमने जब तक ये सेल्फ सफिशिएंट 1-1.5 साल की उम्र तक नहीं हो जाता, तुमने इसको, हमारा जो स्टाफ है इसमें एम्पावरमेंट भी हो जाती है, लोगों की नौकरियां भी मिल जाती हैं। आप क्या तो एक हद तक आप जा सकते हैं ना कि इस पूरे माहौल को बेहतर करने के लिए ये शहरियों की ओनरशिप लेना बड़ा जरूरी है कि लोग जो हैं वो आपके साथ इसमें इन्वॉल्व हों। ये जो प्रोजेक्ट ये अभी जो हमने प्रोजेक्ट लाहौर में किया है ना, इसमें शहरियों की ओनरशिप है। ये किसी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की नहीं है, किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर का नहीं है। हमने सिर्फ ज़मीन ली थी और 6000 पौधे, जिसमें मैक्सिमम तादाद हमारी अपनी थी, फैमिली की थी, फ्रेंड्स की थी। हमने लोगों को बुला के कहा कि आप लगाएं। सो ओनरशिप अब उन सब ने ले ली ना इस चीज़ की। हम इसी अहद पे अब आगे चलने लगे हैं। तो मुझे अमरीन ये बताएगा कि आगे अब आप लोग क्या किस तरह से इस पे काम करते जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अभी तो ओनरशिप ले ली और आपके फ्रेंड्स ने और इर्द गिर्द के सर्कल ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी कंट्रीब्यूशन से ये बड़ा अच्छा रहा। क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई आपकी कोलैबोरेशन या इस किस्म की कोई बातचीत चल रही है कि इसको बड़े पैमाने पर फैलाया जाए, या फिर ना सिर्फ लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह पे चल रही है? और हमने क्या किया कि अपने तौर पे सिनर्जी ने एक ऐप बना दी है और दरख्तों के ऊपर ओनरशिप के नेम्स लगा दिए, टैग्स,
तो जब हमारी ऐप अगले 2-3 दिन में प्रोटोटाइप लॉन्च हो जाएगा, तो जो भी उसको करेगा वो उसके थ्रू मॉनिटर कर सकता है। और गवर्नमेंट के लेवल से क्योंकि हमें पहले ज़मीन की सपोर्ट मिलती है और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप या बाकी चीज़ों से भी कुछ चीज़ें किए जाती हैं, लेकिन आगे हम हाथ मिला के इसलिए चल रहे हैं कि हम कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो उसके ओनरशिप बने। जब वो अपनी ऐप से देखेंगे कि हाँ मैंने इस तारीख को ये दरख्त लगाया था, आज ये 6 महीने बाद किधर बैठा है और साल के बाद ये कहाँ है। सो ऐप जो है वो इस तहत बनाई गई है कि उसके अंदर आप इसकी मॉनिटरिंग जो है वो खुद कर सकते हैं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे उसको अपडेट्स के ऊपर मैनेज करने के ऊपर पूरी चीज़ को। चलिए, ये बहुत बड़ा काम है अमरीन सिप्रा साहबा जो आप कर रही हैं, और लोग जो हैं वो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस लोगों की जो आपने बड़ी बात की ना, ओनरशिप, अगर वो ओनरशिप होगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद तभी आगे बढ़ेंगे। बिकॉज देखें, हम सब का मुल्क है और हम सबको एक प्रॉब्लम है, ना सिर्फ स्मॉग की, उसके अलावा पोल्यूशन की। तो उसको गुजर करने के लिए मेरे ख्याल से ये जो ट्री प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि सब हम मिलजुल के इसके ऊपर फोकस करके इसको एक्सपेंशंस में लेके जाएं। और इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमें मजीद 2 प्रोमिसेस मिल चुके हैं कम्युनिटी से। सो हम अगले 2 भी जल्दी नेक्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं। सो विच मीन्स कि हम अपने इस आइडिया में कामयाब हैं कि अगर हमारे पास फंडिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सोर्स से नहीं है तो आवाम हमारे साथ खड़ी है जो इस दर्द को फील करती है कि हमारी कल की यूथ इस प्रॉब्लम से महफूज रहे हर हिसाब से, कि दरख्त लगाने से अगर सांस और स्मॉग और पोल्यूशन से हम फ्री हो सकते हैं तो कम्युनिटी हमारे साथ इसके ऊपर 100%। और यही तो पहला था ना, पहले में तो हमें अपनी सपोर्ट से खुद ही एक चीज बनानी थी किसी को दिखाने के लिए। और असल में यही चीज असल मकसद है जो अमरीन साहबा जो आप करना चाहते में अवेयरनेस हो और उसमें कामयाबी हो रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी अमरीन सिप्रा साहिबा। और बड़ा ज़बरदस्त काम है कि आप अगर इसी तरह से दरख्त अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों की तादाद के हिसाब पे भी लगाएं तो मेरा ख्याल है 2 साल में बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुदस्सिर, अब हम आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि लगन अगर हो तो आप क्या नहीं कर सकते, तो उसी की एक मिसाल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी बार वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप अपने नाम किया आगा कलीम ने। वैसे मैं कहती हूँ क्या ज़बरदस्त वेलकम आपका हुआ है कलीम, जब आप वापस आए कैसा महसूस हो रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इतना अच्छा वेलकम वो जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे टीचर्स थे, उन्होंने, जो लकी के लोग थे, चाचास थे, और अबू लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हुआ, इससे बड़ा इंस्पायर हुआ। सही। अभी जितने मेडल, जितनी बेल्ट्स हैं, इतना तो आपका वजन नहीं रहा है कि किस कैटेगरी में आपने खेला और ये जीता आपने मुकाबले की कुछ रुदात बताए ना। बिल्कुल, मैंने अभी जो रिसेंटली फाइट के लिए वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप 51 केजी में के लिए, जो पहली मेरी फाइट थी वो थी 51 केजी। 51 केजी। तो आपने वजन अपना 51 पर लाए हैं? जी, मैं आया था 56 से 51 पे। और इसके लिए जो मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की। मैंने कहा कि मैंने 13 दिन जो है ना खाना नहीं खाया, सिर्फ जो मैंने ड्राई फ्रूट थे मेरे पास और फ्रूट्स थे और खाना नहीं खाया तो एनर्जी कैसे, फाइट कैसे की? तो जाहिर सी बात, जब आप वेट कट करोगे तो आप खाना नहीं खाना पड़ेगा ना, तो वो वेट बढ़ाती है। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया। तो जब लास्ट दिन रह गया तो मैंने 2 किलो वेट कम किया 1 घंटे में। तो मैंने वेट दिया। उसके बाद जो है मेरा पहली फाइट थी वो थी 3 टाइम चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन था, कजाकिस्तान का, बहुत टफ फाइटर था। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने जो है मैं सिर्फ तीसरे राउंड में उसको मैंने जो है ना बाय पॉइंट्स को मैंने हराया। फिर उसके बाद जो मेरी सेकंड लास्ट फाइट थी वो थी नेपाल के साथ, वो चैलेंज फाइट थी बेल्ट पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है मैंने पहले ही 50 सेकंड में उसको नॉकआउट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह पहले राउंड में 50 सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना दूसरी मर्तबा मैंने वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह विन की है। तो कलीम माशाल्लाह से ज़बरदस्त दायरा, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक नॉलेजमेंट फिर यहाँ आके मिली है, जो वादे वहीद आपसे हुए थे, कुछ आपको मिला भी या नहीं? या कोई आपको रिसीव करने आया, किसी ने फ़ोन किया कुछ? ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड आई, ना कोई गवर्नमेंट कोई इदारा, कोई बंदा आया, कोई नहीं आया मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। तो मैं ज़ाहिर सी बात है, मुर्दाबाद साहब ने मेरे लिए ऐलान किया 10 लाख रुपए का। तो उस टाइम जो है ना वो फिर शायद एडमिनिस्ट्रेशन चले गए थे। अब माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो जो है ना कराची मेयर बन के आए। तो आपको मिल गए 10 लाख? मुझे नहीं, फिलहाल तो नहीं मिले। तो बड़ी देर का ऐलान है? ऐलान तो मेयर का हुआ था। तो अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कराची मेयर बन के आए। तो आपके तवज्जो से इंशाल्लाह वो जो है मुझे बुलाएंगे। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो जो है ना ऐलान जिन्होंने किया है तो उसे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं वहाब साहब से कि जनाब आपने वादा भी किया और अब फिर से जीत के आ गए हैं हमारे चैंपियन आगा कलीम, तो अब वो वादा भी पूरा किया जाए और उनको उनका हक जो है वो बड़े इज्जत के साथ वो भी नवाजा जाए। बिल्कुल सर। दूसरी बात है, जब आप जो है ना आप 12 घंटे होटल में काम करते हो, उसके बाद ट्रेनिंग करते हो, फिर आप सर मेन चीज़ स्पॉन्सर ढूंढना। अगर आपको स्पॉन्सर नहीं मिले तो इस दौरान जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मुझे इस इवेंट के लिए भेजा, वो है एऑन एंड ट्रेसल,
जो उनके जो ऑनर है CEO है सर सलीम अहमद कारसाज सर, उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया ट्विटर पे कि आप जो है मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए। मैंने कहा सर मुझे सिर्फ टिकट चाहिए, मुझे होटलिंग चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सर सलीम अहमद कारसाज ने मुझे टिकट दिया और सर अली गिलानी जो उनके जो वो भी आपने बताया आप 12 घंटे होटल पे काम करते, क्या काम करते हैं आप? मैं चाय बनाता हूँ 12 घंटे। आप चाय वाला हैं? जी, चाय से ये वर्ल्ड चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह लगे वैसे मेहनत करते हैं। हमारे जो ना जो कोयटा के लोग हैं वो अक्सर 3 काम बड़े जो ना शौक से करते हैं, एक बर्फ का काम, एक चाय काम और एक जो रेडी चलाते हैं जो नहीं चौथा भी काम करते हैं, फाइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं ना आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आगे जो कराची में बनाते हैं, जी कोयटा में? बल्दिया टाउन में, बल्दिया कराची बल्दिया टाउन में वहाँ पर हमारा ढाबा है। बहुत चलता होगा, बस चलता है अच्छा खासा। लोग खुशी खुशी आते होंगे कि भाई फाइटर से मिलना भी है साथ। बिल्कुल, तो आते हैं लोग, आते हैं मिलते हैं। तो कभी के बाद जो ना मुझे यार थोड़ी सी वो भी होते हैं, एम्ब्रेसिंग फील भी होती है कि यार जो आपने यहाँ पर जो लोग बोलते हैं चाय ले वो चाय ले, इस तरह आवाजें मारते हैं। तो इसी बात है आपको डीमोटिवेट भी करता है कि यार आप जो ना क्या या तो काम करो या जो है ना किक बॉक्सिंग करो। मैं इनको ये बोलता हूँ अगर जब को काम में कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है, जब आप काम करोगे अपने घर को पालना है, ठीक है, आपने डाइट पूरी करनी है, अपने खर्चे पूरे करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ में काम भी करता हूँ और जो है ना अपनी जो है ना ट्रेनिंग भी करता हूँ और साथ में जो इवेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी जनाब कि एक चाय के होटल पे काम करने वाला अगर वर्ल्ड चैंपियन में पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ रहा है, गोल्ड लेकर आ रहा है, बेल्ट लेकर आ रहा है, इससे बढ़कर पाकिस्तान में टैलेंट की और क्या चीज हो मुझे बड़ा दुख है मुदस्सिर इस बात का कि इन्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, इनको ऑनरशिप नहीं मिलती, इनको ऑन नहीं करते कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप हमारी ईमा पर जाओ, जाकर खेल के आओ। और ये वो प्लेयर है जो ये कहता है कि मैं शर्तिया कह के जा रहा हूँ कि मैं जीत के दिखाऊंगा। बिल्कुल। और उसके बाद क्या गए थे सर 2 बार गए सर। अब देखो ना जब टीम यूके आई थी, यूके टीम, उनके साथ में कोच था, ट्रेनर था और 40 लोगों की बड़ी दस्ता था, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 30 बंदे थे। पाकिस्तान के साथ एक मैं अकेला था, ना मेरे साथ कोई कोच था, ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई ट्रेनर था, कोई भी नहीं था सर। जो अकेले जो मेरी कोचिंग की है ना, पता किसने की है? इटली ने की है। जो इटली कोच उन्होंने मेरी कोचिंग की है। पाकिस्तानी कोच कोई नहीं था सर। मेरा जो उस्ताद है कराटे टाइगर, उनका वीजा लग गया था, उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे कि वो जाते हैं। और जो मेरे 2-3 लड़के और थे, शहबाज मरीद था और वो थे हनान था और जहांगीर था, इनके जो ना ये भी रह गए। क्यों? इनके पैसे टिकट नहीं था क्यों जा पाते, तो इसलिए हम लोग रह गए। अगर वो भी जाते तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सर गोल पके 4-5 गोल पके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा भरोसा था। हमारा उस्ताद जो ना बड़ा थोड़ा मायूस भी हुआ कि यार अगर हम भी जाता तो टीम लेके जाता, तो मैं उसने वादा किया था कि इंशाल्लाह जो हमारे यंग लड़के वो मेडल ला सकते पाकिस्तान के लिए। तो हम लोग नहीं गए, मैं रह गया, सिर्फ मैं गया और एक निसार अहमद, हम 2 गए, 2 गोल्ड है पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर हमारी टीम बड़ी होती तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग गए, 2 ही गोल्ड आ गए। 2 गोल्ड आए। अगर 5 लोग जाते तो 5 गोल्ड आते। बिल्कुल आते तो इंशाल्लाह। आगा कलीम आपके सामने कैमरा है, कोई रिक्वेस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो आप खुल मैं के कहें। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, जो हमारी बलुचिस्तान गवर्नमेंट है, क्योंकि मेरे को ना मैं बलुचिस्तान का रहा, ना मैं कराची का रहा, मैं बीच में। आप पाकिस्तान के हैं ना? मैं यही समझा रहा हूँ कि मैं अब जो मैं पाकिस्तान का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग से बहुत बहस करते हैं कि ना आप कोयटा के रहे, ना कराची के रहे। मैं दोनों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना आप हमें सपोर्ट करें, प्रमोट करें। जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमें देखकर जो है ना स्पोर्ट्स में आएगी। अगर हम पर इस तरह जो है ना ख्वारी चलती रहेगी तो वो बोलेंगे यार तो वो स्पोर्ट्स से भी दूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आगा, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपकी जीत की सेलिब्रेशन यकीनी तौर पे पूरा पाकिस्तान कर रहा है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, आप हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद बोल के जाएगा। वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाले हैं। डिफरेंट सी हैं, लिहाजा नोट कर लें। आज आपने इफ्तार में अपने घर वालों के लिए यही कुछ बनाना है और फीडबैक भी हमें देना है। तो शेफ़ मायदा सबसे पहले तो बता दें कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। ओके सरेश, आज हम बनाने जा रहे हैं नौर की रेसिपी और जो है पालक पनीर, पालक हांडी। पालक पनीर आपने खाया होगा, पालक गोश्त खाया होगा। आज हम बना रहे हैं पालक हांडी और जिसमें हम चिकन का फ्लेवर देंगे नौर की चिकन क्यूब से। उसके साथ साथ हम बना रहे हैं करशी का इलायचीन के साथ बनाना स्मूदी। ठीक है, स्मूदी, ओके। दोनों ग्रीन चीज आज हमारे पास अच्छा, चले पहले आप एक काम करें। हाँ जी। कि जो पालक हांडी है इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। सही है, फिर उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है जी। पालक हांडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमने पालक लेना है। पालक को हमने पूरा प्रोसेस करके यहाँ पे रख दिया है। आपने 1 kg पालक लेना है। पालक लेने के बाद आपने उसको ब्लांच करना है। ब्लांच करने के बाद आपने उसको जो है वो ब्लेंड करना है मिल्क के साथ, ठीक है, ताकि उसका प्यूरी टाइप थोड़ा सा बन जाए, सॉफ्ट बन जाए। और इसके बाद आपने इसको यहाँ पे ठंडा करके रख देना है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे टमाटर की प्यूरी, अनियन चॉप लेंगे, ग्रीन चिलीज़ लेंगे,
क्रीम लेंगे, बटर लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे, ज़ीरा पाउडर लेंगे, चॉप्ड गार्लिक लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, ज़ीरा लेंगे और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर लेंगे और कसूरी मेथी और इसके साथ हम यूज़ करेंगे चिकन क्यूब। ठीक है जी, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। हम इसके अंदर अनियन डालेंगे, एक मीडियम फाइन चॉप हुई हुई। हमने इसको ट्रांसलूसेंट करना है, बस पिंक कलर जब इसका आ जाए, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बस 30 सेकंड तक हम इसको ट्रांसलूसेंट करेंगे। सही, चलिए आप इसको 30 सेकंड्स तक अपना हल्का सा लाइट कलर तो देना चाह रही हैं वो करें आप। और मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जैसा कि हमारे किचन में ढेरों ढेर बर्तन जो हैं वो स्पेशली कुकिंग के वक्त भर जाते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें ज़ाहिर है वो, जिस तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मसाला जात भी हैं, फिर क्रीम भी एक छोटे से बॉल में है, बटर भी है, चिलीज़ भी हैं, अनियन भी है, तो बर्तन बहुत भरते हैं। तो जब बर्तन इतने गंदे होते हैं तो ऐसे में अगर हमारे पास स्कॉच ब्राइट मौजूद हो और स्कॉच ब्राइट के साथ हमारे पास लेमन मिक्स का बार हो तो मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त हो जाता है। बर्तनों की कोई टेंशन नहीं होती है, कितने भी मेहमान आए, कितना भी काम हो, झटपट आप बर्तन वॉश करते जाते हैं, काम आपका ख़त्म होता जाता है। सिर्फ स्कॉच ब्राइट पे ये वाले हिस्से पे आपने ज़रा सा देखें ये लगाना है, अच्छा खासा लग जाता है ये। और भाई आपके बर्तन हैं कि बस धुलते जाएंगे 3x मोर टाइम्स, ये आपकी ग्रीस को कट करेगा, ऑयल को कट करेगा, डिश वॉशिंग होती जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा मेहमान कब आए और कब गए, काम तो था ही नहीं कोई। तो लिहाजा ये अपने किचन में लाजमी रखिए। इसके साथ साथ लेमन मिक्स का लिक्विड सोप भी है, ये सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसके काफ़ी होते हैं। आपने स्कॉच ब्राइट पर डाले, झाग बनती गई, बर्तन धुलते गए। तो ये मेरे किचन की रौनक है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके साथ साथ मुझे बार बार हाथ धोने की आदत है, मैं डेली आपको बताती हूँ। तो डेली इस्तेमाल के लिए मेरे पास जनाब यहाँ पर पामोलिव का ये फ्लॉलेस ग्लो सोप मौजूद है, जो कि चारकोल इसमें शामिल है और ये आपके पोर्स को साफ़ करता है, आपके स्किन को रिफ़्रेश करता है, नरम मुलायम बनाता है, साफ़ रखता है। तो एवरीडे यूज़ के लिए ये चारकोल वाला पामोलिव सोप बेस्ट है, ये ज़रूर अपने किचन में रखें। और थोड़ा सा मैं लाजमी खाना शुरू करने से पहले या खाना बनाना शुरू करने से पहले अपने हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि इसके बगैर आपको पता है फिर इंसान को ये रहता है पता नहीं कुछ जर्म्स ना लगे हों, तो मैं ऐसे ही काम करना शुरू कर दूँ तो वो सही नहीं रहेगा। तो लिहाजा मैं सबसे पहले जब किचन में आती हूँ तो यही कोशिश करती हूँ कि पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लूँ। ये देखिए जनाब, ये चारकोल वाला पामोलिव का फ्लॉलेस ग्लो सोप जो कि मैंने यूज़ किया है। इंसान ज़ाहिर है डोर्स को हाथ लगाता है, फ्रिज के डोर को हाथ लगाता है, तो ऐसे में जर्म्स जो है ना वो आपके हाथों पे आ जाते हैं। और क्या प्यारी इसकी खुशबू है, एक रिफ़्रेशिंग सा एहसास है। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि पोर्स को साफ़ करता है, तो डेली ज़रूर आपने इसको यूज़ करना है, अपने किचन में रखना है। जी मायदा, आप क्या कर रहे हैं? जी सरिश, हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है, जिंजर हमने इसमें नहीं डाली है, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को हमने बीच में से काट के इसके अंदर डाल दिया है। जो कढ़ाई वाली मिर्च होती है वो आपने इसके अंदर डालनी है। अब हम इसको चिकन का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे नौर की चिकन क्यूब, जो कि हम एक इस्तेमाल करेंगे। आपके पास चिकन नहीं है कोई मसला नहीं है, नौर की चिकन क्यूब आप जो है वो इसमें इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही मज़े का चिकन का फ्लेवर ये देगा। ठीक है, आपने इसके अंदर चिकन क्यूब को ऐड किया। ठीक है, एक तो नौर ने जो हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है ना, किसी भी तरह का खाना हो, क्विक रेसिपी हो, चिकन मौजूद नहीं है, मार्केट से लाना मुश्किल है, चिकन वैसे बड़ी एक्सपेंसिव है, तो ऐसे में नौर के जो क्यूब्स है ना ये कमाल कर देते हैं। छोटा सा क्यूब आपको चिकन का मज़ा देता है पूरा रेसिपी में, और आपको ना इतनी महंगी चिकन खरीदना भी नहीं पड़ता, खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें सॉल्ट वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। अच्छा, हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी, जो हमने 2 से 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको ब्लांच करके ब्लेंड कर दिया हमने। अब हम इसमें ये डालेंगे। ठीक है, इसको हमने मिक्स किया और अब हम इसके अंदर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे मसाले हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे जल्दी से। अच्छा जी, हमने इसके अंदर सॉल्ट लेना है, सॉल्ट हम कम लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन क्यूब डाला है, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। 1/4 टीस्पून जितना हमने सॉल्ट लिया। हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर लिया तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना। हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर लिया तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना। हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आप कुटा हुआ धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून जितना।
हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने हाफ़ टी स्पून इसमें यूज़ की है। हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना। अब हम इस सारे मसाले को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे 1-2 मिनट, ठीक है। आप इसकी बुनाई करें 1-2 ठीक मिनट। है मैं जी। अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि जनाब हमारे घर की जो किचन की कैबिनेट होती है ना, उस कैबिनेट में हमारी अम्मी का दिल के सबसे करीब, उनको सबसे अजीज़ एक चाय का जार पड़ा होता है जो हमेशा वो संभाल के रखती हैं। तो इस दफ़ा रमज़ान के महीने में लिप्टन लेके आया अम्मियों के लिए, हमारे लिए ख़ास तोहफ़ा, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा एक जार है जिसमें कि पत्ती आप अपनी रख सकते हैं, चाय की पत्ती। और वो जनाब ये जार मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जार है, ये ख़ास तोहफ़ा है वाकई में रमज़ान का, लिप्टन की तरफ से अम्मियों के लिए, हमारे लिए। तो इसमें आप देखें, इसकी जो लिड है ऊपर से वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपको पता चलता रहे इसमें कितनी पत्ती पड़ी हुई है। और खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है ना, ये आपके किचन में उसकी रौनक को बढ़ाएगा मज़ीद। तो ये अपने किचन में ज़रूर ला के रखिए। और चाय तो आपको पता है कि जिसको लिप्टन की पसंद है वो कोई दूसरी चाय ही नहीं पीता। जितनी बार बनाओ उतनी बार गोल्डन कलर मिलता है आपको, और कड़क चाय जो कि आपको एकदम एक्टिव कर देती है और जायका बेमिसाल होता है। तो चाय चाहिए कौन सी जनाब? हमेशा से सुनते आ रहे हैं लिप्टन ही चाहिए जनाब। अच्छा जी मायदा, खुशबू आ रही है मसालों की। हाँ जी, अच्छा जी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने पालक को पहले से ब्लांच करके ब्लेंड करके रखा था। हमने इसको मिल्क के अंदर ब्लेंड किया था, पानी इस्तेमाल नहीं किया था, ताकि इसका कलर खूबसूरत सा जो इसका ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अच्छा, ये दूध में इसको करते हैं? दूध में हमने मुझे blend किया नहीं था। पता था, मैं हमेशा इसको पानी में ही करती थी। हाँ जी, थोड़ा सा हमने इसमें दूध लिया था, जब पानी की ज़रूरत जहाँ पे पड़ती और है आपने हमने इसको वहाँ पे गलाया नहीं पहले, वन बॉयल फेंका नहीं? हमने इसको किया है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद हमने इसको ब्लेंड किया है, ठीक है। और हम इसके अंदर अब इसको थोड़ा सा जो है वो हम इसका चूल्हा हल्का करेंगे अब, ठीक है, जब तक ये यहाँ पर थोड़ा और सा कम कर दें। पकेगा। हम इसको थोड़ा सा ढक्कन ढक के अभी रख देंगे, जब तक ये रेडी होगा हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। सही हो गया, ठीक है जी, इसका ढक्कन हम ढक के इसको रख देते हैं। चलें अब आ जाते हैं इसके तड़के की तरफ। और जब तक आप तड़का इसका शुरू कर रही हैं, मैं चाहूँगी नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि इसमें क्या क्या ऐड किया हमने। इसमें जनाब हमने बॉइल्ड पालक ली है और तकरीबन 1 किलो के करीब है, चॉप्ड है। इसके अंदर हम लोगों ने जनाब कुकिंग ऑयल 2 to 3 टेबलस्पून यूज़ किया है। चॉप्ड अनियन यूज़ किए हैं, 1 मीडियम अनियन था। लहसुन है क्रश्ड हुआ हुआ 1 टेबलस्पून। हरी मिर्च है तकरीबन 6 से 7। साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च, नमक, टमाटरों की प्यूरी 1 कप, क्रीम 2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और उसके बाद इसको आप देख रहे हैं कि तड़का इसका रेडी होने वाला है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये बटन जो चिलीज़ हैं वो गार्लिक, ज़ीरा और चिलीज़। और ये क्या है? जी, हमने इसके अंदर बटर डाला है अनसॉल्टेड, ठीक है। आप इसमें देसी मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें बटर डाला है, इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, हम इसमें जो है वो अपनी सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को हमने इस तरह से स्लाइसिस में कट किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पर सौते हो जाए, हमने इसको जलाना नहीं है। सही। ये बस अच्छा, यहाँ इसके पर हो बाद- रहा है। हम इसके साथ अब डालेंगे हमारा ज़ीरा 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है। हम इसके अंदर बटन चिल्लीज़ डालेंगे तकरीबन 6 से 7 अदद, और हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिल्लीज़, ठीक है जी। ये हमारा तड़का रेडी हो रहा है। हम इसको तकरीबन बस थोड़ा सा जब हमारे तक इसका लहसुन के जो ऊपर कलर आ लहसुन जाए, है वो थोड़ा सा जब ब्राउन होगा तो हाँ फिर आप जी। उसमें डालेंगे। हम इसमें डालेंगे। तब चलें। तक हम इसका फाइनल टच कर देते हैं। जब तक आप वो कर रही हैं मैं तब तक आपका तड़का रेडी ठीक है सैरिश, थैंक यू। ये हमारा यहाँ पर जो है वो पालक कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे, हल्की आंच करके हम इसमें क्रीम डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्रीम इसमें डल गई है, हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, देखें वही शक्ल आ गई जो मार्केट में आपको पालक हांडी मिलती है, बिल्कुल वैसी ही ये बन गई है। हाँ जी। और इसमें चिकन का फ्लेवर, हमारी नॉर के चिकन क्यूब से इसके अंदर चिकन का फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसको
यहाँ पर बंद कर देते हैं, ये हमारा इसी के अंदर ब्राउन हो जाएगा। ये हमारी जो है पालक हांडी रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे और सर्व करते ही हम इसमें तड़का डाल देंगे। हम इस सामान को अपने साइड पे कर देते हैं। सही, आई थिंक थोड़ा सा इसको और होना चाहिए। हम यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हम अपना पालक अच्छा, अगर पनीर आप को चाहें तो सर्व थोड़ी देर करें। के लिए ढक सकती हूँ कि पालक का फिर वो पानी ड्राई हो जाएगा, तब ये तक आप क्रीम थोड़ा है, सा इसकी थोड़ा सा तरफ इसको आते हमने ड्रिंक की क्रीमी तरफ। करनी है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको रख देते हैं। अच्छा, तो मायदा मुझे ये बताएगा कि ये पालक वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं गोश्त के बगैर मज़ा नहीं आता, नहीं, लेकिन आई थिंक सो बटर में बनी हुई पालक का एक अपना टेस्ट बटर है का और वो जो बहुत तड़का टेस्टी है। होती है। जिन्होंने नहीं ट्राई की वो करें, लाजमी नहीं कि पालक गोश्त ही पका होगा तो हलक से उतरेगा अगर वो सादी भी बनी हुई है तो हमने उसमें स्टॉक डाला है ना, उससे आपको गोश्त का मज़ा भी आ जाएगा और बहुत मज़े की ये पालक हांडी बनती है। चिकन का फ्लेवर भी आएगा उससे आपको, और आप ट्राई करिएगा, कितनी झटपट बन गई है ये। ठीक है, चलें जी, आप हम तब तक इसके अंदर हम इधर अब बनाने जा रहे हैं करशी की इलायची से बनाना स्मूदी। ठीक है, हम इसमें बनानास लेंगे, इसको छीलेंगे, तकरीबन 3 से 4 बनानास हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सही, ठीक है, आपने इसके अंदर फ्रेश बनानास ही यूज़ करने हैं, जो रिप्ड हुए हुए होते हैं, थोड़े से गले हुए होते हैं, वो आप इसके अंदर ना ऐड करें तो बेहतर है। हम इसमें 3 बनाना डालेंगे और जी हम इसके अंदर अब डालेंगे मिल्क, तकरीबन 1 कप जितना सही, हम इसमें मिल्क डालेंगे। ठीक हम हो गया। इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे करशी का इलायची क्या शरबत। खुशबू है इसकी, बहुत इतना ही रिफ्रेशिंग मज़े है का। भाई। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बहार, ऐसे में करशी के जो ये ड्रिंक्स है ना, ये बेहतरीन है कि आपको ऐसा रिफ्रेशिंग सा एहसास दिलाते हैं। और अगर रोज़ा हो और अफ्तार की टेबल पे ये मिसिंग हो तो बच्चे भी बहुत शोर करते हैं कि मम्मा आज जामे शीरी कहाँ है। बिल्कुल, और ये अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी ड्रिंक रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता देती हूँ कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें तकरीबन 5 to 6 बनानाज हैं, 2 ग्लास फुल क्रीम मिल्क है और कुछ क्यूब्स हैं आइस के, और 2 टेबलस्पून्स आपने देखा क्रश्ड शुगर है, और उसके साथ करशी का जामे शीरी का इलायचीन। ये जनाब आप देख सकते हैं, ये सामने चार्ट भी आ गया है। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या डाला। इतना ये मज़े का बनेगा, बच्चे बहुत शौक से पियेंगे मायदा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसको सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो बनाना स्मूदी है ये हमारी रेडी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको पालक को भी सर्व अब कर हम लें और इसको उसका सर्व तड़का भी करते रेडी हैं। है। इसको थोड़ा सा हम तेज़ फ्लेम पे, अच्छा, पता है वो जो क्रीम है ना वो थोड़ा पानी छोड़ देती है, आई थिंक क्रीम भी हमें इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखना है। अच्छा, हमें इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये हमारी हांडी है, तो थोड़ा सा हमें इसको ग्रेवी में रखना है। सही हो गया। ठीक है, इसको हम बस 1 मिनट के लिए ऐसे इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, पालक को ब्लांच जब आप करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे इसको बॉइलिंग वाटर से आप निकालेंगे, फ़ौरन आपने इसको ठंडे बर्फ़ वाले पानी में डाल के 3 से 4 मिनट तक आपने इसको छोड़ना है। ठीक है, ताकि इसका जो भी कड़वापन होता है वो सारा इसमें रिमूव हो जाए। फिर आपने इसको अपने लिए पकाना है, और आप उस पॉइंट पे जाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सही हो गया, ठीक है जी, अब हम इसको, ऑलमोस्ट डन है। इट्स डन। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी सर्विंग करते हैं। इसको पूरा ही उठा के डाल लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। सही है, ये मैं फटाफट यही करती हूँ, लेकिन सम टाइम ना गिर भी जाता है, लेकिन ये फिर जल्दी डल भी जाता है। ये देखें कितना क्रीमी बना है चलें जी, ये। इसका तड़का आप डालने का शर्फ मैं हासिल करती हूँ। इसको बस मैं जो थोड़ा बहुत सा मज़े का बैलेंस है। कर लूँ जी, यहाँ पे। अब आप इसमें तड़का डालिए। चलें जी, ये तड़का भी डाल दिया मैंने। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये जो पसंद करने वाले हैं ना पालक को, उनके लिए ट्रीट है ये। ये आप कुलचे के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त। ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं। चले जी, कैमरामैन दिखा दें इन दोनों चीज़ों को। और मेरा ख्याल है कि वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने
आज का हमारा बोल के जायके का सेगमेंट देखा है, उन्होंने यकीनी तौर पर इनके इंग्रेडिएंट्स नोटिस कर लिए होंगे और शक्ल देख के आइडिया हो रहा होगा कितनी मज़े की ये रेसिपीज़ बनी है। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है, अपने बच्चों को ट्राई करानी है, वो बहुत पसंद करेंगे। अपना फीडबैक हमें लाजमी देना है। बोल के जायके यूट्यूब पर जाएँ, रमज़ान स्पेशल दुनिया बोल है, उसमें आपको ये पूरी रेसिपी दोबारा मिल जाएगी। उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे। अभी मुझे और शेफ़ मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए, वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। जी वेलकम बैक नाजरीन। और कहते हैं कि जी हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आज नेकी के बोल में हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और मैं चाहूँगी मुदस्सिर आप काफ़ी देर से खामोश हैं, मैं तो बोल के जायके में भी बोल के मैं आई ये हूँ। कह रहा हूँ बोल के जायके में बोल के खाना बना के सब कुछ करके आ गए। और ये जो हुनर है ना खाना बनाने का, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त है और किसी किसी को आता है। लेकिन असल हुनर की जानिब हम जाएंगे। हुनर फाउंडेशन में एक अलग डिपार्टमेंट चल रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर पारा भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माह सयाम के हवाले से हम बात कर रहे हैं मुसलसल ऐसे जगहों के, ऐसे इदारों की जहाँ पर लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है कि वो अब अपनी मदद आपके तहत ही कुछ ना कुछ लोगों बने। की फलाह के लिए काम किया जा रहा है, उनको आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाया जा रहा है ताकि वो एटलीस्ट अपना घर चला सके, बजाय इसके कि वो अपनी इज्जत नफ्स को दबा के लोगों के आगे हाथ फैलाएं। तो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर पारा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए इस मुकद्दस महीने में वक्त निकाला और आप आई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि मुदस्सिर ने जिस शोबे की बात की कि जो आप लोगों का एक ख़ास है, मैं चाहूँगी आपसे नाजरीन सुनें कि वो क्या काम कर रहा है, वो आप लोगों का यूनिट और किस तरह से कर रहा है। ओके, बात शुरू करूँगी हुनर फाउंडेशन से। हुनर फाउंडेशन 2008 से नौजवानों को खुद मुख्तार बासलाहियत करने का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शुरू उन्होंने एक कैंपस से किया था और अब पूरे मुल्क में उनके 12 खूबसूरत पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं जहाँ से नौजवान पेशा वराना तरबियत हासिल करके मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी से किरदार अदा कर रहे हैं। हुनर की जो लीडरशिप है उसकी गहरी नज़र होती है इंडस्ट्री की नीड पे और जॉब मार्केट की डिमांड पे। अच्छा। और उसको सामने रखते हुए वो अपने प्रोग्राम मुतारिफ कराते हैं ताकि जो ग्रेजुएट्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के मौके मिले। सही। सब सेहत की बात करते हैं, मतलब वोकेशनल के वो जहाँ पर जॉब्स आ रही हैं होना है उस पे काम करना है, अंधाधुंध ऐसा काम नहीं करना नहीं। लेकिन आप कर रही हैं हेल्थ केयर के हवाले से। तो अब जो हमारा शोबा सेहत के चैलेंजेस, वहाँ की नीड को सामने रखते हुए जो सबसे बड़ा मसला था वो शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड हेल्थ वर्कफोर्स है। अच्छा। सो उसको सामने रखते 2023 में हुनर केयर का आगाज़ हुआ। ये हेल्थ केयर डिवीज़न है हुनर फाउंडेशन का और इसका मकसद है आला और मयारी हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स देना। अच्छा, कोई नर्सिंग से रिलेटेड ये? नर्सिंग एंड डॉक्टर के नीचे भी बहुत लोग काम करते हैं अस्पताल में। सो हमने जो अपना पहला प्रोग्राम आगाज़ किया वो है मेडिकल केयर असिस्टेंट का। अच्छा। ये 6 महीने का प्रोग्राम है। इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बट इंटरनेशनल जॉब मार्केट में बहुत डिमांड है हेल्थ केयर असिस्टेंट की। हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। 6 महीने का प्रोग्राम है और इसकी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। अच्छा, मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट क्या है, लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह के लोगों को आप लोग कंसिडर करते हैं कि वो फिर इस प्रोग्राम में दायरा होते हैं फिर आपके साथ? ओके, जिन बच्चों ने मैट्रिक किया है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा। सो इस प्रोग्राम में हम पेशेंट केयर रिलेटेड 40 स्किल सिखाते हैं जिसमें आप बात करें कि पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, शुगर चेक करना, पेशेंट की एम्बुलेशन, टाइम पे मेडिकेशन देना, पेशेंट की ग्रूमिंग, स्पंज बाथ, नेल केयर एंड उस हवाले से भी देखें कि हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं, अक्सर हमें असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। तो बुज़ुर्गों का कैसे ख्याल रखना है, होम नर्स, केयर असिस्टेंट बोले, हाँ, हम लोग उसको होम नर्स कहते हैं। एक्चुअली दीज पीपल वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ नर्सेस। इनको
कई जगह नर्सिंग एड का नाम दिया जाता है, केयर अटेंडेंट्स कहलाते हैं, अगर सही। मेल जेंडर हों तो वार्ड बॉयज़ कहलाते हैं, बट इनका काम एक्चुअली डॉक्टर्स और नर्सेस के अंडर सुपरविजन काम करना है। तरबियत मुकम्मल करने के बाद ये होम हेल्थ केयर में एंड हेल्थ केयर की डिफरेंट सेटिंग्स में इनकी ओपनिंग्स होती हैं। जॉब्स हॉस्पिटल में भी हो जाती हैं? जी 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 अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा, हमें तो वार्ड्स लगा कि में। सिर्फ डॉक्टर और नर्सेस नहीं जी, हमारे बच्चे जो हैं 80% जो हैं वो तरबियत मुकम्मल होने पे नौकरियों पे लग जाते हैं। अच्छा, 15% बच्चे जो हैं वो करियर प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक। हमारे पास बच्चे जो सक्सेस स्टोरीज़ मैं समझती हूँ हमारी हैं, हमारे पास इंटर के बच्चे जो हैं जिनका मकसद ख्वाब था कि वो नर्सिंग में जाएं, लेकिन सही। अपने वसाइल की कमी की वजह से वो नहीं एडमिशन ले सके। उन्होंने हमारे प्रोग्राम जो केयर असिस्टेंट प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले लिया, क्योंकि शॉर्ट है एंड फंडेड एंड सपोर्टेड प्रोग्राम भी है। सो तरबियत मुकम्मल करने के बाद ना सिर्फ वो जॉब पे लग गए और उन्होंने वापस, क्योंकि खुद मुख्तारी आई, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आई, दे टुक एडमिशन इन द नर्सिंग स्कूल और अब वो जॉब भी कर रहे हैं और अपने अच्छा, वैसे अच्छा, ड्रीम्स को भी परसू कर रहे जबरदस्त। अच्छा, हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि उनके ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, जो कि स्टडीज़ में ज़ाहिर है आगे फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आपको पता है आजकल अगर BScs या MBA या फिर आपको BBA भी करना हो तो आपके पर सेमेस्टर इतनी हैवी फीसेस हैं कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब उनके लिए मुझे ये बताइएगा कि अगर वो आप लोगों के पास से ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम कर लेते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पर हॉस्पिटल्स में उनको जॉब्स मिल जाती हैं? बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगी कि जनरली वोकेशनल ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि ये एक मखसूस तबके के लिए है जिनके पास वसाइल नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग हर तबके के नौजवान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ वो थोड़े टाइम में थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा स्किल लर्न कर सकते हैं जिससे वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट गेन करते हैं। सही। और फिर खुद मुख्तारी जिसे हम कहते हैं, खुद मुख्तारी में अपने मदद आप अपने बलबूते पे they can pursue their dreams. ये बड़ा I जबरदस्त think बात। that is the essence of actually vocational training. इसको सिर्फ इस बात से रिलेट करना कि ये सिर्फ उस तबके के लिए है जिनके पास महदूद वसाइल हैं, ये it will not be justified. बिल्कुल, ये सिर्फ है It is an opportunity for all the youth. people। Yes. ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम एक और भी से ही फाउंडेशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन एक नाज़िन ऐसा इदारा है जिसका आगाज़ एक कहानी से हुआ। इदारा बुनियादी तौर पर एक बाप की अपनी बेटी के लिए तोहफ़ा है। ये कहानी है कि एक ऐसी बच्ची की जिसके दिल में सुराख था लेकिन इस बात का दुरुस्त वक्त पर पता न चल सका। बच्ची आयशा थी जो CHD में मुब्तला थी और बच्ची का जो वेंट्रिकल चैम्बर नहीं बना था, इसकी एक सर्जरी हो चुकी थी लेकिन दूसरी सर्जरी के दौरान बच्ची बच। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन एक नाज़िन ऐसा इदारा है जिसका आगाज़ एक कहानी से हुआ। इदारा बुनियादी तौर पर एक बाप की अपनी बेटी के लिए तोहफ़ा है। ये कहानी है कि एक ऐसी बच्ची की जिसके दिल में सुराख था लेकिन इस बात का दुरुस्त वक्त पर पता न चल सका। बच्ची आयशा थी जो CHD में मुब्तला थी और बच्ची का जो वेंट्रिकल चैम्बर नहीं बना था, इसकी एक सर्जरी हो चुकी थी लेकिन दूसरी सर्जरी के दौरान बच्ची बच न सकी। आयशा खुद तो चली गई लेकिन आज अपने जैसे कई बच्चों के लिए ज़िंदगी की उम्मीद बन गई। आयशा के वालिद फरहान अहमद लाहौर में पहला ऐसा अस्पताल कायम करने जा रहे हैं जहां अमराज क़ल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। अस्पताल की तामीर किन मराहिल तक पहुंची है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त PCHFC के CEO फरहान अहमद साहब मौजूद है। बिल्कुल फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं और इसके पीछे जो मोटिवेशन है, जाहिर है एक दुख, एक ट्रॉमा जिससे आप गुजरे होंगे, जिसने आपको हिम्मत दी कि आप दूसरों के बच्चों के लिए ये काम कर सकें। मुझे बताइएगा किन मराहिल में है ये चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, किस तरह चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। 2012 से जी हम लोग काम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो दिल का आर्जे के साथ पैदा होते हैं। क्वांटम ऑफ डिजीज़ ऐसा है कि हर 100 में से एक बच्चा दिल का मर्ज लेकर पैदा होता है। तो हमारी पहली कोशिश है कि जहाँ जहाँ जितने डिजर्विंग बच्चे हैं वो जल्द अज जल्द उनकी ट्रीटमेंट को स्पॉन्सर कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर इस वक्त ऑन एन एवरेज
कुछ 7 से 9 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो अल्लाह के फजल से 4000 बच्चे इस फाउंडेशन की तवस्सुत से 2012 से अभी तक तकरीबन 1 अरब और 60 करोड़ लग गया है, जिससे बच्चों की ट्रीटमेंट पॉसिबल हुई। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ी सी अगर आपकी फरहान साहब की, मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे कहूंगी कि आवाज़ अगर पारा साहिबा को भी आ जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, स्टूडियो में भी आ जाए, क्योंकि वो भी सुनना चाह रही हैं। जाहिर है कि एक बड़ी अच्छी इसके पीछे स्टोरी भी है, ट्रू स्टोरी, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। फरहान साहब, मुझे सिर्फ आप सवाल बिल्कुल, मैं फरहान साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, अब ये एक हॉस्पिटल और उसको सब चलाने का एक बड़ा लंबा चौड़ा, और हार्ट का तो वैसे भी इलाज पाकिस्तान में छोड़ के दुनिया भर में बड़ा महंगा है, तो इसको किस तरह से ये पूरी फाउंडेशन को, इन चीज़ों को चलाया जा रहा है? जी, हमने ना जी पहले दिन से फोकस किया कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, पूरे मुल्क में बहुत ही कम सेंटर्स हैं जहां पर बच्चों की हार्ट की सर्जरी मुमकिन है। तो हमारी पहली कोशिश है कि जहां जहां बच्चों की हार्ट की सर्जरी हो रही है वहां उनको स्पॉन्सर कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से हम बच्चों के दिल का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें लैंड डोनेट की थी, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्ट तो बड़ा है, बट अल्लाह का फजल है कि अभी तक हमारी सारी जो हदफ है वो अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो रहे हैं। हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, इस पर तकरीबन 80 करोड़ रुपया लग चुका है। अब हमारी कोशिश है कि हम इस का जो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग है उसको कंप्लीट करें, जिसमें पहला हदफ है कि हमारा ग्रे स्ट्रक्चर के बाद ओपीडी जो है ना वो फंक्शनल हो जाए। उसके लिए हमारा ग्राउंड फ्लोर उसकी फिनिशिंग जारी है, जिसका अभी इंशाल्लाह हमारा हदफ है कि नेक्स्ट कोई 2-3 महीने में हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके यहाँ पर ओपीडी का काम शुरू कर सकें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे फरहान साहब ये जानना चाहूँगा, अभी आपका तो यहाँ मुकम्मल है, बाकी आप कर रहे हैं कि वहाँ हम स्पॉन्सर कर देते, तो कितने बच्चों के सर्जरीज के हवाले से अभी तक आपकी फाउंडेशन ये कर चुकी है और किन किन शहरों में? जी, पूरे पाकिस्तान से जी 4000 बच्चे अल्लाह के फजल से उनकी हार्ट सर्जरी को पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है। अच्छा, एक हार्ट सर्जरी पर तकरीबन को 7 से 9 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ज्यादातर ये ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं, उन पर ये अमाउंट लगती है। और रमज़ान के महीने में मेरी यही गुजारिश होगी कि आपके इदारे के तवज्जुह से जो जो लोग इस बात को सुन रहे हैं कि उनकी ज़कात को ज़कात मुस्तहिक बच्चों तक लगाना हमारी जिम्मेदारी है। और एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी जब टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो फॉर लाइफ वो ठीक हो जाता है। अच्छा फरहान साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि 100 में से एक बच्चा इस बीमारी में मुब्तला होता है पाकिस्तान में, तो क्या ये उनके ज़ाहिर है ये तो ज़्यादा बेहतर वैसे डॉक्टर्स बता सकते हैं, लेकिन आप चूंकि काम कर रहे हैं और आपका डॉक्टर का इंटरेक्शन होता होगा, क्या इसके हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन भी होनी चाहिए? क्या कोई सप्लीमेंट्स जिनकी कमी की वजह से या कोई नेग्लिजेंस इसकी वजह से ये डिजीज़ फिर बज़ाहिर बच्चे में आ जाती है, या माँ ने कुछ उस तरह से न्यूट्रिशन ना लिया हो, इसकी वजूहात क्या होती हैं? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। इसके दो पहलू हैं। एक तो दुनिया में ना डेवलप कंट्रीज में भी 1 आउट ऑफ 100 का परसेंटेज है फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीज। हमारे मुल्क में ये ज्यादा है, प्रोबेबली इट इज 2 और 1.5 आउट ऑफ 100। तो वो हम 2 to 1.5 को 1 पर ला सकते हैं। उसके लिए जो दूसरा पहलू है वो ये है कि वो क्या चीजें जिन पर हमें ख्याल करना चाहिए। तो पहली बात है कि मदर की न्यूट्रिशन वन ऑफ द मेन रीजन है किसी भी कंजेनिटल हार्ट या कंजेनिटल बीमारी के हवाले से। दूसरा बहुत क्रिटिकल है कि अगर माँ को फर्स्ट 3 मंथ्स में खुदा ना खास्ता हाई ग्रेड फीवर हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी जिस तरह शुगर, तो दैट कैन ऑल्सो टर्न इनटू दिस। तो अगर आगाही मुहिम में हम आपके चैनल के हवाले से अगर ये बात मैसेज तक पहुंचा सकें कि अगर इन बातों का ख्याल रख लिया जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि माँ का जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों का ख्याल रख लिया जाए तो कंजेनिटल बीमारियों बच्चे में होना उसकी शरह कम हो सकती है। सही। अच्छा फरहान साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, अभी जो बच्चों में जिन लोगों का आपने इलाज के लिए स्पॉन्सर किया है और 4000 के करीब आप बच्चों को बता रहे हैं सर्जरीज हो गई हैं, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ें थी और आपकी जो अपनी साहबजादी थी उनकी एज उस वक्त क्या थी और वो क्या कहानी हुई थी, कब आपको मालूम हो पाया? जी मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह आईटी की कंपनी है तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। मैं अभी भी एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ यहाँ पर। सही। आयशा का जब बर्थ हुई तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं था। सही। जब आयशा की उम्र 3 माह की हुई तो सडनली उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो हमें 2 हफ्ते हॉस्पिटल में लगाना पड़े। तो पता चला कि फिर डायग्नोस हुआ कि बाय बर्थ आयशा का एक चैम्बर कंप्लीट नहीं बना हुआ। सही। ऐसे बच्चे अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए तो उनकी ट्रीटमेंट टाइमली हो सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली यही बात है जो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि
हार्ट की डिजीज को टाइमली डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट अगर कर ली जाए तो बच्चा फॉर लाइफ उसका हार्ट का पैदाइशी दिल का सुराख बंद हो सकता है और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अच्छा फरहान साहब, दो बातें बता दीजिएगा। एक तो ये कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किस तरह के हैं जिनको पेरेंट्स इग्नोर ना करें, और दूसरा वो वालिदैन जो काफ़ी गरीब हैं और उनके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, इलाज के पैसे नहीं है, वो आपसे रब्ता कैसे करें? जी अगेन थैंक यू अगेन, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखिए पहली बात यह है कि सिम्टम्स में जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो माँ का दूध पीने में उसको दुश्वारी होती है, वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा होता है, या उसको बार बार निमोनिया हो जाता है, या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर फौरन चेक कर ली जाए तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है, या ऐसे कुछ चीजें हो तो आपको फौरन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट तक बच्चे को लेकर जाना है। दूसरा जो आपने पॉइंट बताया कि हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, अगर आप गूगल पर लिखेंगे फ्री चाइल्ड हार्ट सर्जरी तो हमारा वेबसाइट पर आ जाएंगे, हमारे कॉल सेंटर मौजूद है, वहां से आप जो डिजर्विंग लोग हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ये अपने बच्चे को चेक करा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कार्डियोलॉजिस्ट तक हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो उनको बता सकते हैं जी हमारे बच्चे की ट्रीटमेंट जरूरी है, हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें फाउंडेशन से कनेक्ट कर दें। फिर हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाता है और विद इन 30 मिनट्स ये डिसीजन ले लिया जाता है कि बच्चे को कहाँ ऑपरेट करवाना है। सही, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम जो फरहान साहब वो आप कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि लोगों को तो ये भी मालूम नहीं हो पाता। आज हमारे चैनल के तवस्सुत से भी फरहान साहब भी मौजूद हैं और हम भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी के बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ कनेक्ट हो। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग जो समझते हैं कि बच्चे इस कौम का, मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनको ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, और उनका सिर्फ इलाज पैसे की गर्ज से रुक जाए, उसमें आप शिरकत कर सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है कि आप फाउंडेशन के साथ आएँ, चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, और उनको ज़कात, अतियात, सदक़ात दे सकते हैं, तो वो कामयाबी वहाँ से हो सकती है, क्योंकि एक ज़िंदगी बचाना जो है वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। अच्छा, मैं फरहान साहब आपसे एक बात और पूछूंगी, वो ये मुझे ये बताएगा कि आप लोगों के ज़हन में टारगेट होगा, ये अभी जो माशाल्लाह से फाउंडेशन आप लोग बना रहे हैं, आप लोग 4000 केसेस तो पहले इस तरह वॉलंटरीली करा चुके हैं, इस फाउंडेशन में कितनी कैपेसिटी है, कितने थिएटर्स बन रहे हैं इस हॉस्पिटल में, जो कि एक बिल्डिंग दायरा बनेगी, किस तरह यहाँ पर फिर काम होगा, कुछ मैकेनिज्म होगा ज़हन में आपके? ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तकरीबन 171,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। इंशाल्लाह जब ये हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा तो हम साल के यहाँ पर 2000 कॉम्प्लेक्स केसेस कर पाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, आपने अच्छा पॉइंट देखिए, हमें तकरीबन 10 साल लगे, हमने 2 अरब इकट्ठा किया और 4000 बच्चों की सर्जरीज करवाई। अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके, हमारा हदफ है कि इंशाल्लाह हमारा तकरीबन कोई 4 अरब का डेफिसिट है कि हम ये इकट्ठा करके हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन पर लगा लेंगे तो हम सालाना पाकिस्तान में 2000 बच्चों की हार्ट की सर्जरी की कैपेसिटी को ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए। तो वैसे आपने सालाना 2000 बच्चों की सर्जरीज की बात की है, तो आपके पास डेटा भी होगा, एक तो वैसे भी आप IT से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में क्या इतने हज़ारों बच्चे हैं जिनका ये एक प्रॉब्लम है फरहान साहब? जी बिल्कुल जी, 1 आउट ऑफ 100 का अगर हम सेम शरह रखें तो हम बात करें 60,000 60,000 किड्स आर बोर्न एनुअली विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये सालाना 60,000 बच्चे ये मर्ज लेकर पैदा होते हैं और उनमें से फर्स्ट ईयर में इनमें से 1/3 को हार्ट की सर्जरी की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क की मिनिमम कैपेसिटी न्यू बॉर्न की तकरीबन 20,000 सर्जरीज होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग एज ए कंट्री शायद 7 से 8,000 बच्चे ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन वो भी एडल्ट बच्चे, वो जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी अभी भी बहुत कम फैसिलिटीज हैं। सही, बिल्कुल। चलिए फरहान साहब, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप इसी काम को यूं ही करते भी रहें और आगे बढ़ाते रहें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिसको भी साहिब औलाद करे, सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद से नवाजे, और वो तमाम मर्द ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं या फिर अभी नई नई उनकी शादी हुई है, प्लीज़ अपने टेस्ट एक तो थैलेसीमिया के शादी से पहले करवाएं, और ताकि बच्चे ठीक पैदा हों, और उसके बाद जो बच्चे इस तरह हो जाए उनको इग्नोर ना करें। अगर आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं, बच्चे में प्रॉब्लम, फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, इग्नोर ना करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं, काफ़ी सारा पोर्शन ऑफ द फी इज़ कवर्ड बाय फंड्स,
पर 20 से 25% ओनरशिप स्टूडेंट की होती सही है। तो को बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं, थोड़ा सा आइडिया होता है, बच्चे डर ही ना जाए ना कि नहीं फीस नहीं, का। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सही। आप 3-4 हज़ार रुपए महीना इससे ओनरशिप आती है, ज़रूरी है। इससे ओनरशिप आती है। बिल्कुल। और इट वाज रियली इंस्पायरिंग टू सी हियर फरहान साहब के हाउ नौजवानों को भी यह देखना चाहिए कि हाउ एन एडवर्सिटी इज टर्न इनटू समथिंग सो पॉजिटिव। बिल्कुल। सो वसाइल और मसाइल की जिद्दोजहद चलती रहेगी। सो इससे सही। बिल्कुल इस तरह के लोग जब तक मौजूद रहेंगे, अल्लाह ताला ऐसे ही सिलसिला भी चलाता रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मुझे मुदस्सिर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।